हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूनिट 1 को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ग्लोबल पॉलिटिक्स के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सिलेबस की तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्तों आपको टोटल 4 यूनिट्स कवर करनी है। यूनिट 1 है वैश्विक राजनीति का स्थापन। इसके अलावा दोस्तों यूनिट 2 में आपको कई चैप्टर्स को पढ़ना है। आप चैप्टर्स कह सकते हो, आप टॉपिक्स कह सकते हो। तो इसमें आपको पढ़ना है वैश्वीकरण से विवैश्वीकरण और उत्तर वैश्वीकरण। इसके अलावा भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति। इसके साथ ही क्षेत्रीयकरण और गैर क्षेत्रीयकरण के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यूनिट 3 की तो इसमें दोस्तों आपको पढ़ना है पारिस्थितिक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो खा पॉइंट है इसमें यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको वैश्विक आतंकवाद और उसका प्रभाव यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको ये भी यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा प्रवासन और मानव सुरक्षा के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर करनी हैं। यूनिट 4 में दोस्तों आपको समसामयिक वैश्विक मुद्दे, वैश्विक सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर हम बस सामान्य रूप से सिलेबस को देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप यूनिट 4 में देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश में जब हम सिलेबस को देखते हैं तो थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि इन्वायरमेंट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट्स और पीस मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों बस हमने सामान्य रूप से सिलेबस को देखा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यूनिट 1 को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यूनिट 1 को शुरू करते हैं। वैश्विक राजनीति का स्थापन। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है वैश्विक राजनीति का विकास। पश्चिमी बनाम शेष का संवाद विश्व राजनीति में आज तक जारी है। पश्चिमी दुनिया द्वारा अपनी उच्चतर स्थिति का दावा सिर्फ उनकी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों को न्यायोचित ठहराने के लिए किया गया था, ताकि अपने लाभ के लिए शेष दुनिया को अधीन रखकर उनका शोषण किया जा सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी बातें बहुत सिंपल हैं, सारी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। बस आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखोगे तो सारी बातें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। आपको लगेगा कि यहाँ पे नोट्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आपको सारी बातें समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी बातों को ऐड किया है। बाकी दोस्तों जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप खुद भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स को कवर किया है, यहाँ पे ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मैंने DU-SOL की बुक से बनाए हैं। हालांकि अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ओपन के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैश्विक राजनीति का विकास, तो इसी से संबंधित यहाँ पे जो भी बातें यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब समझनी है, अब हम इसको समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बातें हैं, पश्चिमी बनाम शेष का जो संवाद है वो विश्व राजनीति में आज तक जारी है। देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पर शब्द आएगा पश्चिमी तो आप समझ जाना कि यूरोप की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि जो USA है, कनाडा है, जो यूरोप है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी शब्द आए पश्चिमी, जब पश्चिमी सभ्यता कहा जाएगा तो आप समझ जाना कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। पश्चिमी एजेंसियों ने पूर्व जगत के बारे में ऐसे आख्यान प्रस्तुत किए जिससे उन्हें गलत तरीके से दर्शाया गया, जैसे कि असभ्य, बर्बर समाज, तर्क शून्य, शक्तिहीन, स्थिर अर्थव्यवस्था आदि। ऐसा इसलिए दर्शाया गया ताकि उन्हें अधीनस्थ स्थिति में ही रखा जा सके। इसी तरह उन्होंने श्वेत शक्ति के बोझ की संकल्पना का प्रयोग किया ताकि यह साबित किया जा सके कि पश्चिम सर्वश्रेष्ठ हैं और पूर्व के देश हीन और असभ्य हैं। इस प्रकार उन्होंने दावा किया कि उन्हें सभ्य बनाने का उत्तरदायित्व पश्चिम का है। दोस्तों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों ने अपनी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों को न्यायोचित ठहराने के लिए, सही ठहराने के लिए अपने आप को एक उच्चतर स्थिति में दर्शाया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि पश्चिमी देशों ने कई सारे देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, पश्चिमी देशों ने उपनिवेशवादी नीतियां अपनाई थी। अब इन्होंने अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए ये दावा किया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम एक ऊंची स्थिति में हैं। ऐसा इन्होंने दावा किया, जो कि सिर्फ यही इसीलिए था कि ये अपनी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों को न्यायोचित ठहरा सकें। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने पूर्वी जगत को एक बर्बर, एक असभ्य समाज के रूप में दर्शाया।
ताकि उन्हें अधीनस्थ स्थिति में रखा जा सके। पूर्वी जगत का नॉर्मली आप जो एशियाई देश हैं उनके लिए पूर्वी जगत का मतलब प्रयोग किया जाता है। बाकी पश्चिमी जगत ने अपने आप को ही सिर्फ अपने आप को ही श्रेष्ठ माना है। बाकी जो शेष है जो जो मतलब दूसरे जो देश हैं उनको इन्होंने एक बर्बरिक असभ्य समाज के रूप में देखा। अब यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि पश्चिमी जो देश रहे हैं, जो पश्चिमी समाज मतलब जो पश्चिम है, उसने साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी नीतियों को न्यायोचित ठहराने के लिए ही यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बताया और जो मतलब जो पूर्वी जगत के जो मतलब समाज हैं उनको असभ्य और बर्बर समाज के रूप में प्रस्तुत किया ताकि उन्हें अधीनस्थ स्थिति में रखा जा सके। इसी तरह यहाँ पर देखिए श्वेत व्यक्ति के बोझ, ये एक संकल्पना है। अब ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर यूरोपीय लोग इस संकल्पना के द्वारा ये कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे देशों को सभ्य बनाएं। मतलब इन्होंने ये दावा किया कि जो दूसरे देश हैं पश्चिम को छोड़कर, वो मतलब जो पश्चिम है उसको छोड़कर जो दूसरे देश हैं वो असभ्य हैं, तो पश्चिम का ये कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें सभ्य बनाएं। ऐसा इन्होंने इस संकल्पना के अंतर्गत माना। हालांकि दोस्तों इतना बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए थी ताकि जो मतलब पूर्वी जगत के जो देश हैं या जो दूसरे उपनिवेश थे यूरोपीय लोगों देशों के, उनका मतलब उन्हें अधीनस्थ स्थिति में ही रखा जा सके। उपरोक्त वर्णित तर्क को सच ठहराना असंगत होगा क्योंकि हम आगामी भाग में यह विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार पूर्व ने पश्चिम के विकास को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वह पूर्व ही था जिसने विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि प्रगतिशील विचारों, आविष्कारों, खोजों आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। औद्योगिकीकरण, कृषि, व्यापार संबंधों एवं भौगोलिक अन्वेषणों में पूर्व देशों की उपलब्धि स्वतः स्पष्ट है। प्रमुख समस्याएं इतिहास लेखन की हैं जिसमें पूर्व को अनदेखा किया गया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो ऊपर बातें लिखी गई हैं इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अभी हम आगे बात भी करेंगे कि पूर्व में भी कई सारे मतलब खोजें हुई थी, कई सारे विचार सामने आए थे, कई सारे आविष्कार हुए थे, तो पूर्व का भी एक उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। पूर्व को एक असभ्य या एक बर्बर समाज के रूप में बताना बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी मतलब उपलब्धियाँ रही हैं पूर्व की, वो मतलब स्पष्ट हैं, साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ पूर्व की जो पूर्वी देश हैं, एशियाई जो देश हैं, उनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? वो प्रॉब्लम है इतिहास लेखन में, जिसमें पूर्व को अनदेखा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी जगत का प्रभुत्व तब तक जारी रहा जब तक वे अपने विकास के लिए पूर्वी संसाधनों का दोहन तथा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद द्वारा शेष विश्व का आधुनिकीकरण कर सकते थे। पर 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में जब इथोपिया ने इटली को हराया और जापान ने रूस को पराजित किया, तो पश्चिमी जातिगत सर्वोच्चता से जुड़ा मिथक भी ध्वस्त हो गया। मतलब कहने का दोस्तों यही है कि एक मिथक ये भी था ना कि जो मतलब पश्चिमी देश हैं उन्हें नहीं हराया जा सकता। तो जब इथोपिया ने इटली को हराया, जापान ने रूस को पराजित किया, तो ये जो मिथक था जातिगत सर्वोच्चता का, तो ये भी ध्वस्त हो गया। उपनिवेश विरोधी आंदोलनों और स्वतंत्रता, अब कई सारे देशों में उपनिवेश विरोधी आंदोलन चले थे, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो कई सारे देशों में उपनिवेश विरोधी आंदोलनों और स्वतंत्रता एवं संप्रभुता की मांग के परिणाम स्वरूप नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। मतलब कई सारे देश सामने आए, मतलब कई सारे देश स्वतंत्र हुए। 1945 के बाद विश्व व्यवस्था में बड़े बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। विश्व ने शीत युद्ध काल में प्रवेश किया, जिसमें संयुक्त राज्य व सोवियत संघ के नेतृत्व में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने जन्म लिया। इसी काल में गैर उपनिवेशवादी आंदोलन को बल मिला। विउपनिवेशीकरण के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका के कई देशों को आज़ादी मिली। दो खंडों का एक तीसरा समूह भी था जो शीत युद्ध की राजनीति से परे था। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि शीत युद्ध के दौरान हमें पूरा विश्व दो खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक तीसरा समूह भी था जो शीत युद्ध की राजनीति से परे था, और वह शीत युद्ध के द्विध्रुवीय खंडों से अलग गुट निरपेक्षता के रास्ते पर चल रहा था। मतलब कुछ देशों का ऐसा भी समूह था जो कि मतलब किसी गुट में शामिल नहीं थे, अमेरिकी गुट में भी नहीं और सोवियत संघ के गुट में भी नहीं।
इसने अंततोगत्वा पश्चिमी एवं गैर पश्चिमी विश्व के बीच एक खाड़ी का काम किया, पर बाद में बांडुंग में आयोजित अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन ने तृतीय विश्व के एजेंडे को बल प्रदान किया। उनका सरोकार आत्मनिर्णय के अधिकार, संप्रभुता, गैर उपनिवेशवाद, परमाणु अप्रसार आदि मुद्दों से था। यहाँ पर दोस्तों यही कहा जा रहा है कि बांडुंग सम्मेलन के दौरान जो मतलब तृतीय विश्व है, तो इसका जो भी मतलब उद्देश्य थे, ठीक है, तो उसको बल मिला। अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन, ठीक है, देखिए बांडुंग सम्मेलन में अफ्रीकी एशियाई कई सारे देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर मतलब मीटिंग उन्होंने की थी। उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्णय अथवा व्यापार सहायता नहीं के उद्देश्य से एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की, ठीक है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई। तृतीय विश्व का एजेंडा होते हुए भी संपूर्ण इतिहास में पश्चिम का वैश्विक राजनीति में प्रभुत्व रहा है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि तृतीय विश्व का भी अपना एक एजेंडा था कि संप्रभुता सबसे बड़ी बात, चाहे वो देश छोटा हो या मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, कुछ भी हो, तो जो तृतीय विश्व के जो देश थे दोस्तों, उनका यही मानना था। उन्होंने संप्रभुता की बात की थी, आत्मनिर्णय की बात की थी, अधिकार की बात की थी, तो ये सारे मतलब उनके प्रमुख एजेंडे थे। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों वैश्विक राजनीति पर जो पश्चिम के देश रहे हैं उनका एक प्रभुत्व रहा है। पश्चिम को हमेशा से वैश्विक राजनीति निर्माता और अन्य देशों को उसका अनुगामी समझा जाता रहा है। विश्व व्यवस्था पश्चिम व उनकी संस्थाओं के नियम कानूनों के अनुसार ही चलती आई है। पहले यूरोपियन प्रभुत्व रहा है और फिर शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व रहा। जब विश्व ने एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दौर में प्रवेश किया, कहने का मतलब यह है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो विश्व एक ध्रुवीय रह जाता है। अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा और उसके बाद अपने वर्चस्व का प्रयोग करता रहा है। समस्त इतिहास के अंतर्गत अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में पश्चिम का वर्चस्व यथावत रहा है। अब विश्व व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पश्चिम का एक वर्चस्व रहा है वैश्विक राजनीति में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। बहुपक्षीयता अब एक नई वैश्विक वास्तविकता है। अब चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तुर्की व कई अन्य देश विश्व की उभरती हुई नई अर्थव्यवस्थाएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नए शक्ति केंद्रों के आगमन से वैश्विक दबदबे में बदलाव आया है। वैश्विक दक्षिण ने वैश्विक संवाद में एक खास जगह बना ली है। वैश्विक व्यवस्था में सापेक्ष गिरावट के कारण अब अमेरिकी शक्ति चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। अब अतीत पूर्ण चक्र में बदल गया है क्योंकि वैश्विक दबदबा अब एशिया और पूर्व के हाथों में आ गया है। अब एशिया फिर से पूरी दुनिया का इंजन बनकर उभर रहा है, जिसे जापान के पुनरुत्थान के साथ साथ चीन, भारत, आसियान व अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि वैश्विक राजनीति में पश्चिम का वर्चस्व रहा है, पश्चिम का प्रभुत्व रहा है, लेकिन अब विश्व व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन आ रहे हैं। अब चीन, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तुर्की व कई अन्य देश विश्व की उभरती हुई नई अर्थव्यवस्थाएं, मतलब इन देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, मतलब जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी तेज़ी से उभर रही है। अमेरिका को भी चुनौती मिल रही है। तो यहाँ पर यही सारी बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है, पश्चिमी सभ्यता शोध प्रबंध की पूर्वी उत्पत्ति। तो चलिए दोस्तों अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है, समझ में आ जाएगा आपको। मार्टिन बर्नल के अनुसार पश्चिमी सभ्यता की जड़ें प्राचीन यूनानी सभ्यता से जुड़ी हैं, जो प्राचीन समय की मिस्र सभ्यता से बेहद प्रभावित थी। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता कई अन्य पूर्वी सभ्यताओं से भी महत्वपूर्ण रूप से व्युत्पन्न हुई है। पश्चिम के उत्थान की शुरुआत तो पश्चिमी देशों द्वारा पूर्व के विचारों, आविष्कारों, संस्थाओं आदि के संयोजन और उनके संसाधनों के विनियोग से हुई है। इस तरह पश्चिम ने विकास का यह स्तर सिर्फ अपने दम पर हासिल नहीं किया, पूर्व के संसाधनों के प्रसार और विनियोग के बिना प्रगति और विकास के बारे में सोचना नामुमकिन है। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, इस पूरे टॉपिक में यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता रही है वो पूर्वी सभ्यताओं से भी जुड़ी रही है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है
कि पश्चिम के देशों के द्वारा यही दर्शाया गया है कि जो पूरब का समाज है वो सभ्य नहीं है, ठीक है, वो बर्बर समाज है। तो कुछ ऐसा पूरब के बारे में बताया गया है पश्चिमी देशों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यही कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता रही है ये खुद भी पूर्वी सभ्यताओं से जुड़ी रही है। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता के विकास में पूर्वी सभ्यताओं का भी योगदान रहा है। यहाँ पर दोस्तों यही बातें हो रही हैं कि जो पश्चिम का उत्थान हुआ है, ठीक है, पश्चिम ने जो विकास किया है तो उसमें पूरब का भी योगदान है। पश्चिमी देशों ने अपने विकास में जो पूर्व के देश हैं उनके विचारों, आविष्कारों, संस्थाओं और उनके संसाधनों आदि का प्रयोग किया है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि यूरोपीय देशों ने, जो पश्चिमी देश हैं, उन्होंने कई सारे देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ऐसे में वहाँ के संसाधनों का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ के संसाधनों का इन्होंने दोहन किया, जैसे कि प्राकृतिक और मानव संसाधन दोनों का ही इन्होंने प्रयोग किया। मतलब इन्होंने मानव से भी काम लिया और जो प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे कि कई सारे पेड़ थे तो उनको कटवाया, ठीक है, तो जो लकड़ियाँ थी उसका प्रयोग किया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो पूर्व है तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है पश्चिम के उत्थान में। आई होप यहाँ पर आप बातें समझ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों जो पश्चिमी सभ्यता रही है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास करती है। जो पूर्वी सभ्यताएं हैं उसको पश्चिमी देशों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से बर्बर या एक निम्न समाज के रूप में यहाँ पर दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है, सारी बातें बताई जा रही हैं कि अगर हम, मतलब यहाँ पे जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम बातें करते हैं सारी, जब हम मतलब सही से इतिहास को समझते हैं तो हमें यही दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता बिल्कुल अलग रही है, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता खुद भी पूर्वी सभ्यताओं से जुड़ी रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्थान में पूरब का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, पूरब का भी योगदान है। जहां तक इतिहास लेखन का संबंध है, विश्व की समृद्धि एवं विकास में अरब, अफ्रीकी, एशियाई देशों की अनदेखी करना एक घोर अन्याय था। डुबोइस ने अपनी पुस्तक विश्व इतिहास में अफ्रीका के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी तरह जॉन हॉब्सन भी पूर्व के प्रगतिशील इतिहास व पश्चिम में उनके समायोजन और पश्चिम को एक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता बनाने में पूर्व के योगदान की यूरो केंद्रित उपेक्षात्मक प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है यूरो केंद्रित, अभी हम इसे काफ़ी अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप इसे यूँ समझ लें कि दोस्तों ये विश्व इतिहास में यूरोप को केंद्र में रखता है। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यूरोप से हो रही हैं। जो पश्चिमी देश हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया गया है यूरो केंद्रित विचारधारा में। अब दोस्तों यहाँ पर जॉन हॉब्सन यूरो केंद्रित विचारधारा की आलोचना करते हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जॉन हॉब्सन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यूरो केंद्रित विचारधारा ने पूर्व के प्रगतिशील इतिहास की उपेक्षा की है। इसके साथ ही पूरब का जो योगदान रहा है पश्चिम में, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता रही है इसमें पूरब का भी, जो पूर्वी सभ्यता रही है इसका भी योगदान रहा है, तो इसकी भी उपेक्षा की है यूरो केंद्रित विचारधारा ने। तो यहाँ पर ये उसकी आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं यूरो केंद्रित और गैर यूरो केंद्रित विचारधारा की। दोस्तों यूरो केंद्रित विचारधारा को इंग्लिश में यूरोसेंट्रिज्म या यूरोसेंट्रिक विचारधारा भी कहा जाता है। पश्चिम को प्रगतिशील मूल्यों, विवेकशीलता, सभ्य, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, आर्थिक प्रगति आदि से जोड़ा जाता है, जबकि पूर्व को असभ्य, निरंकुश, दास, शक्तिहीन, अविवेकशील, स्थिर अर्थव्यवस्था आदि से जोड़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम को एक प्रगतिशील समाज के रूप में दर्शाया जाता है। पश्चिम को, जो पश्चिमी देश रहे हैं उनको विवेकशीलता, एक सभ्य समाज के रूप में बताया जाता है, उन्हें विवेकशीलता से जोड़ा जाता है, उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में, एक आर्थिक प्रगति के एक आर्थिक प्रगतिशील समाज के रूप में दर्शाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें पूरब की तो इसके विपरीत पूर्व को असभ्य, निरंकुश, दास, शक्तिहीन, अविवेकशील और स्थिर अर्थव्यवस्था आदि से जोड़ा जाता है। पूर्वी समाजों के बारे में उपरोक्त धारणाओं ने प्राचीन निरंकुशता के सिद्धांत का आधार रखा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी जो ये जो बातें कही गई हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 लाइन में 3 लाइन में बातें कही गई हैं, ये यूरो केंद्रित विचारधारा ही है। यूरो केंद्रित विचारधारा में ऐसे ही बातें हैं। यूरो केंद्रित विचारधारा में दोस्तों यूरोसेंट्रिज्म विचारधारा, जो यूरोसेंट्रिज्म की विचारधारा है, इसमें पश्चिम को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दर्शाया गया है। पश्चिमी जो यूरोप है उसको केंद्र में रखा गया है हर चीज़ के। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे यहाँ पे समझ रहे हैं। पूर्वी समाजों को निरंकुश, असभ्य, विवेकहीन, निर्भर आदि दर्शाकर श्वेत व्यक्ति के बोझ संकल्पना को उचित ठहराया ताकि उन्हें सभ्य, प्रगतिशील और तार्किक बनाया जा सके।
यूरो केंद्रित विचारधारा का तर्क था कि पश्चिमी सभ्यता की जड़ें प्राचीन यूनान और रोमन सभ्यताओं में निहित थी। इसे 15वीं और 16वीं सदी के पुनर्जागरण एवं सुधार काल में फिर से जीवित किया गया, जिसने यूरोप वासियों के लिए साहित्य, वैज्ञानिक क्रांति, अन्वेषण और यात्राओं के युग का पुनरुत्थान हुआ। इसके फलस्वरूप पश्चिम में ज्ञानोदय हुआ तथा औद्योगिक क्रांति एवं पूंजीवाद को बल मिला और आधुनिक पश्चिमी विश्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये सारी बातें दोस्तों यहाँ पर ये यूरो केंद्रित विचारधारा कह रही है कि पश्चिमी सभ्यता की जो जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान और रोमन सभ्यताओं में निहित थी और इसे 15वीं और 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण एवं सुधार काल में फिर से जीवित किया गया, जिससे यूरोपवासियों के लिए साहित्य, वैज्ञानिक क्रांति, अन्वेषण और यात्राओं के युग का पुनरुत्थान हुआ। तो यहाँ पे ये सारी बातें यूरो केंद्रित विचारधारा ये सारी बातें आपको बता रही है। हॉब्सन के अनुसार यदि पूर्व पश्चिमी देशों के विकास में सहायक भूमिका ना निभाता तो पश्चिम कभी भी आधुनिकता को हासिल ना करता। उन्होंने पश्चिम के उस पक्षपातपूर्ण और संकीर्ण दृष्टिकोण की आलोचना की जो ना ही वैज्ञानिक था और ना ही वस्तुनिष्ठ। जेम्स ब्लॉट ने पश्चिम की सर्वोच्चता के विचार को चुनौती दी और यूरोप वासियों को इतिहास के निर्माता कहे जाने के विचार की भी आलोचना की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो काफ़ी इजी हैं। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि यूरो केंद्रित विचारधारा कैसा मतलब विचार रखती है और यूरो केंद्रित विचारधारा ने यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पर कही। अब इसकी आलोचना भी की जा रही है। हॉब्सन हो गए, जेम्स ब्लॉट हो गए या कई सारे दूसरे व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। यहाँ पर दोस्तों हॉब्सन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो पश्चिम का जो विकास हुआ है तो इसमें पूर्व का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, पूर्व का भी योगदान रहा है। यूरो केंद्रित तर्क भ्रांतिपूर्ण है क्योंकि इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहास के अनुभवजन्य प्रमाण पूर्व का समर्थन करते हैं और पश्चिम के दावों का विरोध करते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विश्व की समृद्धि एवं विकास के पीछे प्रमुख संचालक पूर्व ही रहा है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एविडेंस की तो यूरो केंद्रित विचारधारा बहुत सारी बातें करती है, लेकिन अगर हम बात करें एविडेंस की तो जो ऐतिहासिक जो एविडेंस रहे हैं, ऐतिहासिक जो प्रमाण रहे हैं वो यूरो केंद्रित विचारधारा के पास नहीं हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम बात करें पूर्व की, तो जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों की तो इसमें हमें दिखाई देता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से दोस्तों पूर्व का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, पूर्व का एक अलग इम्पोर्टेंस रहा है विश्व की समृद्धि एवं विकास में। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि देखिए दोस्तों, जो यूरो केंद्रित विचारधारा रही है वो विश्व की समृद्धि और विकास में यूरोप को, जो पश्चिमी देश रहे हैं उनको उनको एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में दर्शाती है। उन्हें जो यूरो केंद्रित विचारधारा है वो दर्शाती है कि जो विश्व में जो विकास हुआ है, विश्व की जो वृद्धि हुई है, विश्व का जो इतिहास है, इसमें यूरोप की बहुत बड़ी भूमिका है या यूरोप को एक सर्वश्रेष्ठ के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। बाकी जो पूर्व है उसको एक असभ्य, एक बर्बर समाज के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। और जब हम दोस्तों प्रमाण के आधारों पर जब हम देखते हैं तो जो भी बातें यूरो केंद्रित विचारधारा के अनुसार बताई गई हैं पूर्व के बारे में, ठीक है, तो वो सारी बातें गलत साबित होती हैं एविडेंस के द्वारा। जैसे कि पश्चिम से काफ़ी समय पहले ही पूर्व में सिर्फ विचार एवं आविष्कार ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी यात्राएं और नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज भी अरबों, इथियोपियाइयों, भारतीयों, जापानियों आदि पूर्वी लोगों द्वारा की जा चुकी थी। वे नौवहन प्रौद्योगिकी से भली भांति परिचित थे। वास्तव में पूर्वी लोगों ने पश्चिमी अन्वेषकों जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, की मदद की। इसके अलावा पूर्व अनेक योजनाओं, तकनीकों एवं संस्थाओं के लिए भी जाना जाता था। जैसे कि चीन बारूद और तोप के लिए जाना जाता था। चीन विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। आधुनिक नौकरशाही सबसे पहले चीन में ही किंग राजवंश में शुरू हुई। भारतीयों, अरबियों और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से कायम थे और वे पश्चिमी देशों से ज़्यादा उन्नत अन्वेषक और खोजकर्ता थे।
पश्चिमी देशों ने अपने विकास और समृद्धि के लिए पूर्वी संसाधनों का उपयोग किया। ये संसाधन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के थे। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि यूरो केंद्रित विचारधारा ने मतलब जो भी बातें कही हैं, इतिहास को जिस भी रूप में बताया गया है यूरो केंद्रित विचारधारा के द्वारा, उसमें हम यही देखते हैं कि यूरोप को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया गया है और जो पूर्वी जो देश रहे हैं उनकी एक तरह से अनदेखी की गई है। दोस्तों यहाँ तक अभी हमने इस टॉपिक को समझा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं साम्राज्य के बाद विश्व निर्माण और वैश्विक राजनीति। राष्ट्र राज्य की संकल्पना के आविर्भाव और वेस्टफेलिया संधि से विश्व साम्राज्य से एक राष्ट्र राज्य में परिवर्तित हो गया। राष्ट्र राज्य की संकल्पना का सार्वभौमिकरण साम्राज्यवादी शक्तियों एवं उनके विस्तार को चुनौती देने में महत्वपूर्ण था। बाद में एशिया और अफ्रीकी महाद्वीपों में विउपनिवेशीकरण और स्वतंत्र आंदोलनों के उदय से राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्णय के अधिकार को बल मिला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है विउपनिवेशीकरण। इसका क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल मतलब है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि देखिए, जो यूरोपीय देश थे उन्होंने कई सारे देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों में इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। अब दोस्तों, विउपनिवेशीकरण वो प्रक्रिया थी जिसके द्वारा ये देश स्वतंत्र हुए। कई जगहों पर आंदोलन किए गए, कई जगहों पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चले, कई जगहों पर या कई देशों में संघर्ष हुआ और जिसके कारण इनको स्वतंत्रता मिली। तो नॉर्मली यही कहा जाता है कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के स्वरूप मतलब प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर या एशिया, अफ्रीका या जो लैटिन अमेरिका है तो वहाँ के जो देश हैं तो उनको स्वतंत्रता मिली और इससे राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्णय के अधिकार को बल मिला। राष्ट्र निर्माण मतलब एक राष्ट्र की भावना आई और जो आत्मनिर्णय यानी कि हम अपने देश का निर्णय खुद करेंगे या जो देश के लोग हैं वो खुद ही शासन चलाएंगे, तो ये जो विचार है इसको भी बल मिला। वेस्टफेलिया की संधि क्या है दोस्तों? तो वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा दोस्तों कई सारी चीज़ें तय की गई थी। यूरोप में ये संधि हुई थी 1648 की। हालांकि मैंने भी आपको पहले भी इसे पढ़ाया है, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो वेस्टफेलिया की संधि दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों जो अलग अलग देश थे तो उन्होंने अपनी जो सीमाएं थी, अलग अलग एक दूसरे के देशों की जो सीमाएं थी, जो बाउंड्रीज थी, उसको महत्व दिया गया। संप्रभुता का विचार आया इससे। आप यूँ कह सकते हैं नॉर्मली कि वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो राष्ट्र राज्य का जो मतलब संकल्पना है इसको बल मिला। एडोम गेटाचेव के अनुसार गैर औपनिवेशिक राष्ट्रवाद ने एक नई विश्व व्यवस्था अथवा विश्व निर्माण का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त बांडुंग सम्मेलन, अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भी उत्तर साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था के निर्माण में महान योगदान दिया। इससे अफ्रीकी एशियाई आत्मनिर्णय एवं तृतीय विश्व की शक्ति को बल मिला। बाद में विकासशील देशों ने उपनिवेशवाद को खत्म किए जाने की प्रस्ताव की वकालत की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और राज्य संप्रभुता पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने 1970 में सभी राज्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की घोषणा को अंगीकृत किया। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु समानता व गैर आधिपत्य स्थापित करना था, परंतु उसे उभरती हुई नव उदारवादी विश्व व्यवस्था ने चुनौती दी। इस प्रकार उत्तर औपनिवेशिक विश्व निर्माण और राष्ट्र राज्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि वे बाहरी शक्तियों से असुरक्षित थे। क्वामे एनक्रुमा ने राज्य संप्रभुता के लिए खतरा कहे जाने वाले नव उपनिवेशवाद की व्याख्या अपने शोध प्रबंध में की है। इसके बाद भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व का अस्तित्व देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। इस टॉपिक में आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि राष्ट्र राज्य की संकल्पना का उदय होता है। ठीक है, राष्ट्र राज्य का विचार सामने आता है। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो राष्ट्र राज्य का जो विचार है, ठीक है, इसको बल मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एशिया, अफ्रीका के कई सारे राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि कई सारे राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, सामने आते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर कुछ
कुछ सम्मेलन के बारे में बताया गया है, जैसे कि बांडुंग सम्मेलन, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के बारे में बताया गया है। तो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो सम्मेलन हो रहे थे, तो यहाँ पर जो विकासशील जो देश थे, जो नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे दोस्तों, तो इन्होंने संप्रभुता की बात की, आत्मनिर्णय की बात की, और इससे आत्मनिर्णय और तृतीय विश्व की शक्ति को बल मिला। दोस्तों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि विकासशील देशों ने उपनिवेशवाद को खत्म किए जाने की प्रस्ताव की वकालत की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और राज्य की संप्रभुता पर बल दिया। इसके साथ ही एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की भी मांग की गई विकासशील देशों के द्वारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, तो उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु समानता व गैर आधिपत्य स्थापित करना है। मतलब ये है कि जितने भी जो राज्य हैं वो एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें एक दूसरे की संप्रभुता को, ठीक है, कोई किसी के ऊपर आधिपत्य ना करें, ठीक है। ये मतलब ये इसका एक उद्देश्य है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का। लेकिन इसके लिए नव उदारवादी जो नीतियां हैं या जो नव उपनिवेशवाद है, तो ये इसके लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूनिट 1 को समझा। आई होप सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।